नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आज का टॉपिक है गुप्त काल। अब गुप्त काल के बारे में हमने बताया कि जो मौर्य काल के पश्चात का जो काल था, जिसमें जो भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, उसके पश्चात जो है भारत में गुप्त काल का जो है अवसान हुआ, उत्थान हुआ और गुप्त कालीन राजाओं ने शासन किया और जिनका शासन इतिहास में जो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इतिहास में जो है स्वर्णिम युग का जो काल कहा जाता है। इसी शासन काल में भारत में जो प्राचीन जो थे कि जो शैव धर्म और भागवत धर्म का जो पूरी तरीके से उत्थान हुआ, भारतीय जो प्राचीन जो साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य है, वो रचा गया। जो भगवान की जो थी, जैसे शिव पार्वती का जो रूप था, वो उन रूपों की कल्पना हुई तथा इसके पश्चात इस काल में जो है विष्णु भगवान के जो अवतार है उनका हुआ। पुराणों की रचना जो है गुप्त काल में अच्छे से हुई तथा स्मृति और आदि जो है, तो गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो गुप्त काल में हुआ। तो गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। अब हम गुप्त काल के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में जो वो था फ्लीट द्वारा प्रकाशित कॉर्पस इंडिकारम इनक्रिप्शन के तीसरे भाग में जो है गुप्तकालीन अभिलेख जो है मिलते हैं। गुप्तकालीन अभिलेख मिलते हैं। गुप्तकालीन जो शासक है उनकी जो है जाति के बारे में भी जो है इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर जो काशी प्रसाद जायसवाल गुप्तों को जाट मानते हैं क्योंकि जाटों ने जो है इनका एक जो इन्होंने पढ़ा था कि अजयत हुणे जाट अर्थात जाटों ने हूणों को जो है पराजित किया था। कीर्ति कौमुदी नाटक है, उसमें ज्ञात होता है कि गुप्त काल जो है उसमें लिच्छवियों को उसमें मलेच्छ माना था। तो इससे उन्होंने बताया कि गुप्त काल के जो शासक थे वो नीची जाति के थे। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ जो लेख है, स्तंभगुप्त के जो गुप्तकालीन जो लेख है, गुप्तकालीन लेखों की हम बात करें तो गुप्त काल में जो है जो सर्वप्रथम जो लेख मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की रचनाकार है। समुद्रगुप्त के मंत्री थे हरिसेन, जो संस्कृत की चंपू शैली पर लिखी गई है। गद्य और पद्य जो मिक्सित शैली होती है, जो चंपू शैली पर लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति है वो अशोक द्वारा जो उल्लेखित इलाहाबाद स्तंभ लेख है, वही प्रयाग जो है लेख है, उस पे आगे जो लिखने का जो कार्य है समुद्रगुप्त के समय में हुआ। इसके अलावा जो गुप्तकालीन लेख मिलते हैं, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का, गुप्तकालीन जानकारी के स्रोतों में भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त था। इसमें जानकारी मिलती है कि हूणों के साथ गुप्तों का जो है संघर्ष, हूणों के साथ गुप्तों का संघर्ष हुआ था। भीतरी स्तंभ लेख के बाद में एक और लेख मिलता है स्कंदगुप्त का, सूपिया लेख।
सुपिया, ये है एमपी में रीवा, स्कंदगुप्त, मेहरौली लेक, है चंद्रगुप्त द्वितीय, बिलसड़ है कुमारगुप्त का लेक, एरण जो लेक है वो समुद्रगुप्त का भी है, एरण लेक, और गुप्तकालीन शासक भानुगुप्त का भी जो है एरण लेक मिलता है। गुप्तकालीन शासक भानुगुप्त का भी एरण गेफ मिलता है। नालंदा अभिलेख है यशोवर्मन का, नालंदा जो है अभिलेख है यशोवर्मन का, जिसमें व्यापारी की जो श्रेणी थी उसका उल्लेख होता है, व्यापारिक श्रेणियों का। जूनागढ़ लेख है स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का, जिसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण जो है उसकी मरम्मत करवाने का जो श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को जाता है। तो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जो अभिलेख जानकारी देता है वो जूनागढ़ लेख है। स्कंदगुप्त का जो है सूपिया लेख है। इसके अलावा मेहरौली है जो प्रथम जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का मिला है। बिलसड़ जो लेख है कुमारगुप्त का मिला है। एरण जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का मिला है। और एक एरण अभिलेख है जो 510 ईस्वी में मिला भानुगुप्त का। इसमें प्रथम बार भारतीय में जो कोई भी अभिलेख मिला है जिसमें इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्त्री के सती होने का जो प्रमाण है, ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक जो है गुप्त शासक कौन थे। प्रारंभिक गुप्त शासक कौन थे। अब इतिहास के गुप्त कालों के बारे में देखा हमने कि 1888 में फ्लिट ने जो अपनी पुस्तक थी कॉर्पस इंडिक्रिप्शन के जो लेख के तीसरे भाग में उन्होंने गुप्तकालीन जो है अभिलेखों के बारे में जानकारी जो की। इसके अलावा जो गुप्तकालीन अभिलेख है और उसके अलावा जो जाति आती है तो काशी प्रसाद जायसवाल गुप्तों को जाट मानता है क्योंकि इन्होंने एक संस्कृत लेख कि अजयत हुणे जाट, मतलब हूणों को जो जाटों ने है पराजित किया तो जो है संभवित जो जाट इनको जाट माना है। प्रभावती जो गुप्ता का जो लेख है पूना ताम्रपत्र लेख, प्रभावती गुप्ता का जो है पूना ताम्रपत्र लेख उसमें गुप्तों को उसमें गुप्ता जो है मतलब आता है तो उनको संभवतः वैश्य माना गया है। जैन और बौद्ध धर्म जो है इनकी जो गुप्तों है इनको चंद्रवंशीय जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था तो उनके आधार पर जो है इनको चंद्रवंशीय कुछ लेख है इनको चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताते हैं। कुछ जो है लोग है गुप्तकालीन जो है मुख्यतः इनको वैश्य और व्यापारी वर्ग का बताया गया है। गुप्तों ने जो अपने जो शासन का प्रारंभ किया था, गुप्तों ने अपने शासन का प्रारंभ जो प्राचीन जो हूण जो कुषाण थे, गुप्त जो है मुख्यतः जो गुप्तों के पूर्वज थे वो जो कुषाणों के क्या है यहाँ पर सामंत थे। बाद में जब कुषाण काल का पतन हुआ तो गुप्तों ने अपनी जो है एक स्वतंत्र सत्ता की जो है स्थापना कर ली थी। तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक जो है गुप्त शासक है वो कौन कौन से हुए थे, मतलब प्रारंभिक गुप्त शासन जो है किसे माना गया। प्रारंभिक गुप्त शासन जो है श्रीगुप्त को है वो गुप्त वंश का संस्थापक जो है माना जाता है, जिसने 275 ईस्वी में अपना शासन करना जो है प्रारंभ किया। उसके पश्चात श्रीगुप्त में क्योंकि को इसको माना क्योंकि श्रीगुप्त जो है समुद्रगुप्त है, इसको समुद्रगुप्त
कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त खुद को प्रपौत्र बताता है, मतलब पोता किसका? श्रीगुप्त का। तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। प्रभावती गुप्ता के जो पूर्ण ताम्रपत्र लेख है उसमें भी श्रीगुप्त को है गुप्त वंश का आदिराज बताया है, मतलब संस्थापक बताया है, आदिराज बताया है, जिसने महाराज की उपाधि भी जो है धारण की। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का जो है राजा बना घटोत्कच। इसके बारे में जो है स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है, स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है उसमें जो प्रारंभिक जो गुप्त वंश का जो इतिहास, गुप्त वंश का जो सिस्टम से जो इतिहास जो है चलता है, वो जो घटोत्कच के काल से स्कंदगुप्त है, गुप्त काल का जो इतिहास है उसको मानते हैं, तथा इसका उल्लेख जो है स्कंदगुप्त ने अपने सुपिया रीवा के अभिलेख में किया है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया और 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसको गुप्त वंशावली में प्रथम वास्तविक शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया, तथा चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंशावली, जो गुप्तों की जो वंशावली है, जैसे हमारी वंशावली चलती है तो उस वंशावली के अनुसार जो प्रथम शासक है गुप्तों का आदि पुरुष है जो चंद्रगुप्त को माना गया, तथा इसने जो है ये स्वतंत्र शासक बना और इसने महाराजाधिराज की उपाधि जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तथा इसने गुप्तों की जो शक्ति को पूर्वी भारत में सम्मानित दिलाने के लिए लिच्छवी राजा, जो लिच्छवी रानी थी, लिच्छवी रानी कुमार देवी के साथ में इसने विवाह किया। लिच्छवी रानी कुमार देवी के साथ में विवाह किया, जिसकी जो जानकारी है वो समुद्रगुप्त के सिक्कों में मिलती है। उसे लिच्छवी दोहित्र जो है कहा गया, तथा वह अपने आप को जो लिच्छवी दोहित्र कहकर, क्योंकि लिच्छवी एक जो समय में था जब जिसमें महाजनपदों में एक जो वैशाली के लिच्छवी थे सबसे शक्तिशाली जनपद में जो आता था, तो स्कंदगुप्त है वो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहकर गर्व का जो है महसूस करता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत 319 ईस्वी में जब शासक बना तो इसने गुप्त संवत का जो है प्रारंभ किया, और गुप्त संवत और शक संवत जो है 78 ईस्वी में का है। जो शक संवत, इसमें दोनों में 241 वर्षों का जो है दोनों में अंतर है। शक संवत और गुप्त संवत में 241 का अंतर है। इस प्रकार जो गुप्त है उसके जो चंद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, राजा रानी प्रकार के सिक्के, कुमार देवी प्रकार के सिक्के, तथा इसमें के जो है इसने ब्राह्मी लिपि पर सिक्कों में लिच्छवय उत्कीर्ण कराया है, और इसके जो सिक्कों के ढेर है वो मथुरा के जो सिक्कों का ढेर है वो मथुरा के गाजीपुर में तथा बयाना में जो है बयाना में इनके सिक्कों के जो है ढेर प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के जो, देखो प्रारंभिक जो है हम बात करते हैं गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत। तो गुप्तकालीन इतिहास के जो स्रोत है, तो हमारा जैसे टॉपिक है तो गुप्तकालीन की गुप्त कहां से आए या फिर गुप्तों के इतिहास के जो क्या है स्रोत है। तो गुप्तकालीन इतिहास के जो स्रोत है उस समय के जो तत्कालीन जो साहित्यकारों जो द्वारा, जिसमें ब्राह्मण साहित्यकार या फिर क्षेत्रीय साहित्यकार या ऐतिहासिक साहित्यकार जो है उस चीज का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा जो गुप्तकालीन शासकों द्वारा जो लेख लिखे गए, मंदसौर, एरण, नालंदा, बिलसड़, पूना ताम्रपत्र लेख, सुपिया अभिलेख, स्कंदगुप्त का जो भीतरी शिलालेख है, आदि जो अभिलेखीय जो साक्ष्य है वो गुप्तकालीन शासन के बारे में, गुप्त काल में उस समय किन जो है आक्रांताओं ने गुप्तकालीन शासन पर, जैसे हूणों के मिहिर कुल ने जैसे उनका आक्रमण किया उसका उल्लेख, गुप्त कालों के निर्माण कार्यों के बारे में इनके जो है अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में फ्लिट महोदय ने
फ्लार्कस जो इंडिकरिप्शन जो अपना जो लेख था, उस लेख के तीसरे भाग में गुप्तकालीन अभिलेखों की जानकारी दी। अब इसके बाद में सवाल उठता है कि गुप्तों ने शासन किया, लेकिन गुप्तों की जाति क्या थी? तो जो है काशी प्रसाद जायसवाल है, वो गुप्तों को जाट मानते, क्योंकि उन्होंने संस्कृत के कहीं कोई जो गुप्तकालीन जो साहित्य को मैं कहीं पढ़ा, तो उन्होंने लिखा कि जाट अपरिजित हूणे, मतलब जाटों ने हूणों पर जो है विजय प्राप्त की थी। और जो कुछ जो पुराण और वो है, तो उनको लिच्छवियों को मलेच्छ मानते हैं, तथा नीचे की कुछ जो है शासक वर्ग है उसमें उनका चांडाल भी नाम मिला है। तो इससे मानते हैं कि गुप्त जो है निम्न जाति के थे। लेकिन कुछ जो साहित्यिक स्रोत मानते हैं कि जो गुप्त वंशीय शासक थे वो चंद्र वंशीय थे, तो चंद्रवंशीय जो है क्षत्रिय थे, तो इनको क्षत्रिय माना है। जैन और बौद्ध परंपरा है इनको वैश्य या व्यापारी वर्ग का मानती है। प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र लेख है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ गुप्ता, जो वर्तमान में जैसे हमारे होते हैं अभी बनिए जाति, तो इनको क्या है वैश्य तादात्म्य से इनको जो है स्थापित किया गया है। तो अब हमने बात की, उसके पश्चात हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन जो है शासक वर्ग कहां से प्रारंभ होता है। तो गुप्त काल जो प्रारंभ में थे ये कुषाणों के सामंत थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता की जो है स्थापना कर ली थी। तो गुप्तों का जो आदि पुरुष हुआ वो था श्रीगुप्त, जिसने 275 ईस्वी में अपना शासन करना प्रारंभ किया। और कि ये श्रीगुप्त जो है गुप्तों का जो है आदि पुरुष था, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उसके जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनमें उसको श्रीगुप्त का जो है प्रपौत्र कहकर, या फिर वो अपने आप को स्वयं कि मैं जैसे श्रीगुप्त है वो हमारा पूर्ववर्ती शासक था, या फिर प्रभावती गुप्ता के जो पूना ताम्रपत्र लेख में इस चीज की जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त जो है आदि पुरुष था जिसने आदिराज जो है की उपाधि धारण की। उसके पश्चात गुप्तों का जो है शासक बना घटोत्कच, जो स्कंदगुप्त के सुप्रिया के जो है सुपिया रीवा के अभिलेख में स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है उसमें घटोत्कच को दोस्तों इसका जो है आदि पुरुष माना गया। लेकिन गुप्त वंशावली या गुप्तों का जो व्यवस्थित इतिहास जो प्रारंभ होता है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक जो चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया, वहां से इनका जो वंशावली जो है प्रारंभ होती है, जिसने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने अपने आप को पूर्वी जो क्षेत्र, जो क्योंकि लिच्छवी जो है बिहार में जो पड़ता था, तो पूर्वी क्षेत्र जो है उस पूर्वी क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए या फिर अपने आप को उचित जो साबित करने के लिए उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, जिसके बारे में जो जानकारी है समुद्रगुप्त के सिक्के भी देते हैं कि वो अपने आप को सिक्कों में लिच्छवी दोहित कहकर गर्व का जो है गर्व महसूस करता है। इसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद जब स्कंदगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जो गुप्तों का सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसके काल में गुप्त साम्राज्य का जो पूरी तरीके से जो विस्तार हुआ, क्योंकि समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने, जो समुद्रगुप्त है उसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने भारत का इसको नेपोलियन कहा। सबसे ज्यादा जो अभिलेख है, सबसे ज्यादा जो मुख्य अभिलेख है या सबसे ज्यादा जो शासन का जो विकास हुआ वो समुद्रगुप्त के काल में हुआ। गुप्तों का सर्वश्रेष्ठ शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त ने जो अपने जो शासन है उसको अलग अलग नीतियों के माध्यम से जो है सुदृढ़ बनाया। इसने जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर इसने दक्षिण भारत के आर्यावर्त के सीमांत प्रदेशों के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों के अलग अलग जगहों के शासकों के साथ में युद्ध किया, उनको युद्ध में पराजित किया और उनके साथ में जो है इसने अलग अलग प्रकार की संधियां की और उन संधियों में के बाद में इसने उनके राज्यों पर जो है अधिकार किया और अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जो पुत्र है समुद्रगुप्त की योग्यता के अनुसार इसको अपने शासक रहते हुए
चंद्रगुप्त ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त को नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त ने को भरी सभा में चंद्रगुप्त ने जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद में समुद्रगुप्त का जो मुख्य है, इसके शासन का जो मुख्य है वो है हरिसेन। हरिसेन इसका मुख्यमंत्री था, जिसके पास था संधि विग्राहक पद। संधि विग्राहक मतलब युद्ध व शांति का मंत्री। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में मुख्य जानकारी देता है इसी ने जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना हुई वो इसी ने की। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो जो है अशोक अभिलेखों पर जो आगे, अशोक अभिलेखों से जो आगे लिखा गया है, अशोक अभिलेखों से आगे लिखा था उसमें तो गद्य और पद्य संस्कृत में जो लिखा गया है, गद्य पद्य संस्कृत की चंपू शैली में अगर आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की शैली कौन सी है, तो संस्कृत की चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। समुद्रगुप्त के शासन का पूरा जो आधार है या समुद्रगुप्त के शासन का जो पूरा एक कालक्रम चलता है वो प्रयाग प्रशस्ति ही समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी देती है। इसके अलावा इसकी जो और भी अभिलेखीय साक्ष्य है उनसे भी समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो है इसका एरण के अभिलेख जो है मिला है। एक अभिलेख इसका जो है एरण जो अभिलेख है इसका, एरण अभिलेख भी मिला है। इसके अलावा इसके कांच नाम के जो है कांच प्रकार के जो है कांच एक सिक्कों पर नाम मिला है, कांच नाम का भी एक नाम भी सिक्कों पर मिला है, जिसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांच है जो समुद्रगुप्त का भाई था, जिसके साथ समुद्रगुप्त का विद्रोह था या फिर उसके साथ में वैमनस्य या विद्रोह की भावना थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांच जो है संभवतः समुद्रगुप्त को ही कांच जो है माना गया। उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने जो है अपना विजयी अभियान जो है प्रारंभ किया और उसके जो विजित देश है उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ भारत का नेपोलियन कहता है। हरिसेन इसका संधि विग्राहक युद्ध और शांति का मंत्री था तथा जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अशोक के अभिलेखों से जो आगे इसने उस पे जो प्रयाग प्रशस्ति जो अशोक का इलाहाबाद स्तंभ लेख है तो उसी पे प्रयाग प्रशस्ति गद्य और पद्य में जो संस्कृत की चंपू शैली में जो लिखी गई, तथा इसके अलावा समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख जो मध्य प्रदेश जो से प्राप्त होता है। कांच नाम के जो सिक्के भी मिले हैं जिसमें कुछ इतिहासकार इससे संभवतः कांच नाम का तादाद में वो समुद्रगुप्त के भाई के साथ में स्थापित करते हैं। तथा दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांच है वो स्वयं संभवतः समुद्रगुप्त को ही कांच कहा गया। समुद्रगुप्त ने जो अपने विजय अभियान है उनको 5 भागों में बांटा। समुद्रगुप्त के अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियान। हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान, इनको समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को 5 भागों में जो है बांटा गया है। मतलब इसको 5 भागों में इसके विजय अभियानों को जो 5 भागों में इसके विजय अभियानों का विभाजन किया गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का 5 भागों में दोस्तों विभाजन किया गया है। इसमें पहला है आर्यव्रत के प्रथम युद्ध, आर्यव्रत के साथ में युद्ध। आर्यवर्त का प्रथम अभियान, आर्यवर्त का प्रथम अभियान जिसमें इसने 3 शासक अहिछत्र के जो है
अहिछत्र के जो है अच्युत शासकों को, नागवंशीय शासकों को तथा नागवंशीय शासकों के अलावा इसने कोतकुलज को जो है समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अपने पहले अभियान में समुद्रगुप्त का जो पहला अभियान है, आर्यावर्त का जो पहला अभियान है, उसमें अहिछत्र के जो है अच्युत शासक, नागवंशीय शासकों को और कोटकुलज को इसने पराजित किया। समुद्रगुप्त ने अपना द्वितीय अभियान है दक्षिण भारत के 12 राज्यों को, दूसरा अभियान है दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसमें 12 राज्यों में बात करें हम कौशल, बेगी, कोराल, महाकांतर, कौशल, बेगी, कोराल, महाकांतर, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर, अवमुक्त, पालक, देवराष्ट्र, कुष्ठलपुर, अवमुक्त, पालक, पिष्टपुर, एरंडपल, एरंडपुल, कोराल और कोट्टार और कांची पर इसने अपना विजयी अभियान जो है, दूसरे भाग में इसने अपना विजयी अभियान चलाया। समुद्रगुप्त ने जो है विदेशी शक्तियों को भी, तीसरे अभियान में इसने जो है विदेशी शक्तियों को पराजित किया। तीसरे अभियान में ब्रिजित शक्तियों को पराजित किया। विदेशी शक्तियों को इसने तीसरे अभियान में पराजित किया, जिसमें शक, मुरुंड और कुषाण शासकों का उल्लेख है। इसके अलावा इसने फिर आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को पराजित किया। 9 राजाओं को पराजित किया, क्योंकि इसको आर्यावर्त का जो है दोबारा, अब देखो बात है कि आर्यावर्त का जब समुद्रगुप्त ने कहते हैं कि पहला अभियान कर दिया तो दूसरा अभियान क्यों चालू किया, क्योंकि आर्यावर्त में जो समुद्रगुप्त हर एक राजा के साथ में हर एक नीति को जो है छोड़ के आता था। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में इसने एक नीति चालू की थी, वो थी ग्रहण, मोक्षा, नुग्रह, सोभद्रण जो नीति प्रारंभ की। इसके अलावा सीमांत राज्यों को भी इसने अपने जो तटीय जो राज्य थे, सीमांत राज्यों पर अभियान
जिसमें समतक, डबाक आदि जो है राज्यों का उल्लेख होता है। इसमें इसने जो है जो विदेशी शक्तियों को जो पराजित किया, इनके साथ में इसने अभियान जो अपनी नीति चलाई, कन्योपायन, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, आत्मनिवेदन और गरुत्मंदक की नीति है। इन शासकों के साथ में इसने नीति का पालन किया तथा समुद्रगुप्त ने जो उसके आधार पर जो है इसकी जो विजय यात्रा है, ये मतलब सफल विजय यात्रा। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों के बारे में। तो देखिए, विजयी अभियानों में हम बात की कि समुद्रगुप्त ने जो अपने विजय अभियान है इनको 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों को कितने भागों में विभाजित किया। तो इसने समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों को 5 भागों में जो है विभाजित किया। मतलब विजयी अभियान है इसके 5 भागों में माना जाता है। हर एक जो विजय अभियान में जो चलाया इसने, तो समुद्रगुप्त ने अपना जब शासक बना तो सबसे पहले जो इसने अपना विजय अभियान जो है, जैसे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की हम बात करें तो जो है समुद्रगुप्त के जो विजय अभियानों की हम बात करें तो समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है वो सबसे पहले जो है इसके विजय अभियान जो है, तो समुद्रगुप्त के जो सबसे पहले जो विजय अभियानी जो क्षेत्र है, तो इसने आर्यावर्त के जो अपने शासन के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इस वाले जो क्षेत्र में सबसे पहले अपने विजय अभियान जो प्रारंभ किए, जिसमें इस क्षेत्र में जैसे अहिचत्र, नागौर जो पड़ता है कि अच्युत शासक, नागवंशीय शासक और कोटकुलज को, मतलब इस क्षेत्र के जो शासक है उन शासकों को समुद्रगुप्त ने जो है पराजित किया। और उनको पराजित करने के बाद में उनके साथ में नीति का पालन करवाया, प्रेसोपधरण, मतलब शासक बनने के बाद में वो उसकी जो है इच्छा और आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन उसके बाद में समुद्रगुप्त ने जब अपना दूसरा अभियान चलाया, वो दूसरा अभियान चलाया दक्षिण भारतीय राज्यों पर, जिसमें ये राज्य और ये जो है इस जो आसपास के जो क्षेत्र है सारे इन क्षेत्रों पर इसने अपना दूसरा अभियान चलाया। तो दूसरे अभियान में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसमें कौशल का महेंद्र, बेगी के हस्तिवर्मा, कोराल का मंटराज, महाकांत का बिहाग्र, देवराष्ट्र के अवमुक्त, कुस्थलपुर के कन्नन, अवमुक्त के नीलराज, पालक के चालुक्य, पिष्टपुर का अवमुक्त, एरंडपल के दमन, कोट्टार, कांची के विष्णु वर्मा आदि जो है 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराया, पराजित किया और उनके साथ में एक नीति का पालन किया। उस नीति का नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब इसने इनका राज्य है वो ग्रहण कर लिया, लेकिन उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने प्रार्थना की और जो है अनुनय विनय और किया, तो समुद्रगुप्त ने उनको मोक्ष अनुसार जो है उनको अपना जो है शासन जो है वापस दे दिया उनके विनती करने के बाद में, और शासन का कुल क्षेत्र ये निर्धारित कर दिया कि मुझे इस क्षेत्र पर वापस जो है कुछ जो है लगान जो भी कुछ चाहिए, मतलब उस क्षेत्र से मिलता रहे, एक निश्चित राशि या फिर जो भी है उसके अधीनस्थ शासकों के रूप में वो लोग कार्य करें। उसके बाद समुद्रगुप्त ने जो अपनी तीसरी जो नीति चलाई वो थी विदेशी शासकों जो शक्ति है उनको पराजित किया, जिसमें शक, मुरुंड और कुषाण शासकों को समुद्रगुप्त ने जो है विदेशी शासकों को पराजित किया। उनके साथ में कन्योपायन मतलब उन्होंने अपनी बेटियों की शादी समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्त के परिवार के जो है के साथ में अपना जो है मतलब वो उस बदले में पराजित राज्य बदले में उनके साथ में कन्या का जो है आदान प्रदान करेंगे, मतलब उनकी बेटियों की शादी। आत्मनिवेदन उन्होंने कुछ शासकों ने जो है समुद्रगुप्त के सामने हारने के बाद में आत्मनिवेदन किया कि हमारा राज्य हमको वापस दे दे, तो मतलब झुक गए वो उनके सामने। और गरुत्मंदक मतलब जो है गुप्त वंश का जो राज्य चिन्ह है वो गरुड़ है, तो गरुड़ का मतलब इनके राज्य पर अब जो झंडा लगेगा, झंडा फहराया जाएगा, तो वो झंडा मतलब गरुड़ का झंडा जो फहराया जाएगा, मतलब कि इस राज्य पर जो अब अधिकार है वो झंडे जो है झंडा है जो प्रतीक होता है ना, तो वो प्रतीक है वो अब प्रतीक होगा कि गुप्त वंश का जो प्रतीक है वो दूसरे राज्य पर लगाने का था, मतलब कि
अब ये राज्य समुद्रगुप्त के अधीन है। उसके बाद में आर्यवर्त का जो प्रथम अभियान है वो सफल रहा, लेकिन आर्यवर्त के शासकों ने दोबारा गड़बड़ी कर दी। जो समुद्रगुप्त के सामने हारे उन राजाओं ने दोबारा इसकी जो बातों को नहीं माना, तो दोबारा आर्यवर्त के इसने जो है अद्दे जांगल जो भी है आर्यवर्त के जो दूसरे जो इस क्षेत्र के जो ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया, तो इस क्षेत्र के दूसरे जो राजा है, विदेशी राज तो अलग अलग जगह शासन करते थे, सीमांत प्रदेश के शासक यहाँ के इन क्षेत्रों के शासकों को जो है अपने जो 5वीं विजय में समुद्रगुप्त ने समतक, डबाक आदि जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के शासकों को अपने 5वें अभियान में समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बाद में अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की जो शासन था वो कैसा था, और समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे या फिर समुद्रगुप्त किस चीज में जो रुचि रखता था या क्या था कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो कैसे प्राप्त हुए। तो समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के अभियान कर इसके विजय जो कर ली, तो समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ जो है यज्ञ करवाया, जिसकी उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति भी देती है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो है, इसके कौन कौन से सिक्के इसके प्राप्त होते हैं? अप्रतिरथ उपाधि है इसकी, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, मतलब कि बाघ जैसा पराक्रम है इसके अंदर, व्याघ्र पराक्रम, पराक्रमांक मतलब जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, पराक्रमांक की उपाधि, मतलब भारत का एक जो माना जाए तो सबसे शक्तिशाली शासक भी जो है समुद्रगुप्त था, जो कभी भी मतलब किसी भी विजय अभियान जो हुआ उसका असफल नहीं हुआ, जिसमें वो कभी नहीं हारा। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है ये है इसकी उपाधि, और स्वयं को यह कविराज भी कहता था, कविराज भी समुद्रगुप्त को माना गया है। सिक्के मिलते हैं, समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो है गरुड़, 6 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। गरुड़ प्रकार, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, धनुर्धर मतलब धनुष चलाते हुए, परशुराम के प्रकार मतलब ब्राह्मण धर्म के प्रतीक के जो थे परशुराम, उनके प्रकार के सिक्के। परशुराम के बाद में अश्वमेघ और अश्वमेघ के बाद में व्याघ्रहंता, मतलब इसने व्याघ्रहंता मतलब यह इतना शक्तिशाली था कि इसने बाघ को मार गिराया। और वीणा प्रकार, इसको सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया है। सिक्कों से देखो, सिक्कों का अध्ययन करते हैं हम क्योंकि सिक्कों से उस समय के तत्कालीन शासक की जो विशेषता है उस चीजों की हमको दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं क्योंकि गरुड़ जो है गुप्त काल का प्रतीक चिन्ह था। धनुर्धर प्रकार के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के धनुष चलाते हुए खुद को स्वयं को दिखाया गया है कि यह बहुत अच्छा एक धनुर्धारी था, जिसने कभी भी किसी भी अभियान में अपने आप को जो है कभी हारा नहीं, मतलब हार नहीं देखा, मुंह नहीं खाना पड़ा, तो यह धनुष चलाने में भी माहिर था। परशु प्रकार मतलब इसमें परशुराम, जिसने क्षत्रियों का, ब्राह्मण थे तो परशुराम जो थे उन्होंने क्षत्रियों का पूरा जो है घमंड या पूरे क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया, तो अपने आप को परशुराम की भांति इसने सिक्कों में दिखाया है। अश्वमेघ सिक्के मतलब इसके जो है, जो इसके विजय अभियान या जो विजय क्षेत्र, अश्वमेघ यज्ञ होता है, मैंने बताया था कि घोड़े जहां छोड़ दिया, जो घोड़ा उस जिस प्रांत में जितना घूमा वो प्रांत उस संबंधित राजा का हो जाएगा। तो अश्वमेघ सिक्के इसके प्रांतों के बारे में, इसने जो विजित प्रांत है उसका उल्लेख देते हैं। व्याघ्रहंता मतलब इसको सिक्कों में जो है बाघ की हत्या करते हुए दिखाया, मतलब इसको इतना पराक्रमी माना है कि एक बाघ को भी समुद्रगुप्त मार सकता है। वीणा जो है प्रकार के जो सिक्के से वीणा जो वादक जो सिक्के मिले हैं उसमें ज्ञात होता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो है संगीत गायन का शौकीन था और स्वयं भी वीणा बजाने में रुचि रखता था। इसके अलावा इसको अनेक जो पूना ताम्रपत्र लेख मिला है, इसको अनेक अश्वमेघानिन मतलब अनेक अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, मतलब एक राजा बहुत ज्यादा अश्वमेघ कर देता है, उसका मतलब उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो इसने इतना साम्राज्य बढ़ा लिया। मतलब अनेक अश्वमेघानिन जो है इसको उपाधि दी गई है, वो है पूना ताम्रपत्र लेख।
पूना ताम्रपत्र लेख, प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख में इसे एक अनेक अश्वमेघ जो है कहा जाता है। चीन के सम्राट चीन के सम्राट जो है, चीन के एक राजा ने उल्लेख किया है कि श्रीलंका के जो है मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बौद्ध जो है मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी, जिसको समुद्रगुप्त ने सहज ही मतलब होने को, ये जो है इनके समय भागवत धर्म और शैव धर्म चलते थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए भी, इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म के लिए भी इन लोगों का जो है मन दयालु था। इन्होंने एक विशाल जो है साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा समुद्रगुप्त संगीतज्ञ और वीणा वादन था बताया। बौद्ध विद्वान वसुबंधु जो थे, बौद्ध विद्वान वसुबंधु है इसके मंत्री थे। वसुबंधु है बौद्ध विद्वान जो है समुद्रगुप्त के मंत्री थे। बौद्ध विद्वान वसुबंधु है समुद्रगुप्त के मंत्री थे। प्रशस्तियों में समुद्रगुप्त को सर्वराजो क्षेत्रा, धर्म प्राचीर बंध, मतलब इसको प्रशस्तियों में कहा गया है कि सर्वराजो क्षेत्र, मतलब इसने सभी क्षेत्रों को इसने जीत लिया समुद्रगुप्त ने। लेकिन क्षेत्रों को जीतने के बाद में इसने उनको एक धर्म के प्राचीर मतलब दीवार में बांध दिया, धर्म की दीवार में बांध दिया। मतलब क्षेत्रों को जीतने के बाद ये नहीं कि उनको एक प्राचीर बंद, मतलब एक दीवार, धर्म की एक दीवार के अंदर इसने बना दिया। और इसको पृथ्वी पर, समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला जो है देवता भी, पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता भी है समुद्रगुप्त को कहा गया। इसके अलावा सिक्कों में जो है इसको शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसकी जो है सिक्कों में एक मिलती है मकरवाहिनी गंगा, जो सिक्कों के दूसरी तरफ है मकरवाहिनी गंगा, मतलब मकरवाहिनी गंगा नदी जो है इसके सिक्कों के दूसरे पटल पर मिलती है, जिसमें यह भागीरथ के समान इसको दिखाया है कि इसने, जैसे गंगा नदी जो है भागीरथ जी जो लेके आए थे, तो इसने मतलब मकरवाहिनी गंगा भी इसके सिक्कों पर मिलता है, जिसमें इसको भागीरथ के समान दिखाया गया है। तथा इसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी जो है प्राप्त होती है। अब दोस्तों हमने आज बात की, हमारे जो अभी आज का हमारा टॉपिक था कि गुप्त काल, तो हमने सर्वप्रथम बात की कि गुप्तकालीन, देखो जैसे गुप्त काल है तो एक बार बता देते हैं कि हमने आज बात की गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में हमने सबसे पहले बात की आज जो है गुप्तकालीन, जो कि गुप्त काल का सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत। तो स्रोतों में हमने बात की इनके लेख, जिनमें पुरालेख, शिलालेख, स्तंभलेख और है ताम्रलेख। और साहित्यिक स्रोतों के इसके अधीन जो है रखा जाता है। हमने बात की पुरालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रलेख और साहित्यिक स्रोतों के इनके अंतर्गत अधीन रखा जाता है। उसके बाद में हमने बात की इनकी जाति या उद्भव है गुप्तों का कैसे हुआ। तो हमने जाति और इनके उद्भव के बारे में बात की कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे, कुछ वैश्य मानते हैं, कुछ इनको नीची जाति का मानते हैं। उसके बाद में हमने बात की वंशावली। तो वंशावली में हम बात करते हैं तो गुप्त वंश का जो है संस्थापक था श्रीगुप्त 275 ईस्वी, घटोत्कच 275 से 319 ईस्वी,
फिर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। उसके बाद में है समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। अब हम दोस्तों अगली कक्षा में बात करेंगे समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें इतिहास में विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो हमने आज बात की, अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और उसके पश्चात के शासक कुमारगुप्त के बारे में।